Assalamu alaikum and welcome to Conceptual Learning Academy with past paper of Computer Science। आज हम जिस पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं ये केपी कमीशन ने 23 जून 2023 को कंडक्ट की थी। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये इसका दूसरा पार्ट है। इसका पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन। इसके जो ऑप्शन है इसमें से राइट ऑप्शन ये तीनों ही है, मतलब ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनता है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड किया हुआ है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके हर एक प्रोसेस का अपना ये तीनों चीज़ें इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स है, ओपन फाइल्स है, पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स है। इसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड की हुई है। डिस्क्रिप्शन लिंक से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। Question number 24. The address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the dash। इसके जो ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर प्रोग्राम काउंटर है, जिसको हम PCB कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड की हुई है। प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर है जो कि मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का कि इसको फेच्ड होना है और एग्जीक्यूट होना है। इसकी बाकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, आप इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डैश। तो इसके जो ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर टेबल्स है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। रिलेशनल डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, मतलब टेबल्स की जो कलेक्शन हो जाती है तो उसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज़ होती है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है टेबुलर फॉर्म में। बाकी ये डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं। Question number 26. Database dash is the logical design of the database, and the database dash is a snapshot of the data in the database at a given instant in time। इसके जो ऑप्शन है इसमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्कीमा एंड इंस्टेंस, तो ये इसके राइट आंसर्स बनते हैं। मतलब पहले वाले में स्कीमा और दूसरे वाले ब्लैंक में इंस्टेंस राइट आंसर बनता है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। जो स्कीमा होती है वो हम लॉजिकल डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, ये स्कीमा का वर्ड, जिसमें से स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स है उसके दरमियान रिलेशनशिप्स वो ज़ाहिर करते हैं। और इंस्टेंस जो है ये रेफ़र होता है स्नैपशॉट ऑफ द डेटा के लिए, जो स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी टाइम पे स्पेसिफिक पॉइंट पे शो होता है। Question number 27. Default TCP port number for HTTP is dash। तो जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, वो उसका जो डिफ़ॉल्ट नंबर है वो इनमें से कोई भी नहीं है। सो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनता है। एक्चुअली इसका आंसर 8 ही बनता है जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो डिफ़ॉल्ट TCP पोर्ट नंबर है वो 8 ही है। Question number 28. Multiplexing technique used for transmitting analog signals is dash। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें एम्बिग्विटी पाई जाती है। कुछ लोग ये पहला वाला ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर TDM एंड FDM जो ऑप्शन नंबर बी है यही बनता है। इसकी डिटेल्स यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है और अच्छी तरह ऐड की हुई है क्योंकि इसकी जो एम्बिग्विटी है ये दूर हो जाए। FDM जिसको हम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, FDM को, ये मल्टीपल एनालॉग सिग्नल्स जो कि कंबाइन होते हैं और सिंगल कम्युनिकेशन चैनल पर ट्रांसमिशन इसका काम करते हैं। इसके अलावा जो TDM है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये मल्टीपल एनालॉग सिग्नल्स को जो कि इंटरलीव्ड होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिंगल कम्युनिकेशन चैनल्स पे। तो इसके डिटेल्स मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है, आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ डैश। इससे पहले वाली जो पेपर थी उसमें IP वर्जन 6 का पूछा गया था जिसमें 128 बिट्स होते हैं। IP वर्जन 4 में 32 बिट्स होते हैं। ये इसका राइट आंसर बन रहा है।
इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है। और 32 बिट्स होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में, जिसको हम IPv4 भी कहते हैं। और ये ऑक्टेट रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट्स को, इसमें जो टोटल होते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है कि 192.168.0.1 इसका एग्जांपल बनता है। ये ऑक्टेट्स 4 ऑक्टेट्स में होता है, जिसके नंबर 0 से लेकर 255 तक होते हैं। ये जो 192 है, इसमें कम से कम 0 होना चाहिए, जो कि थर्ड नंबर ऑलरेडी 0 है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई नंबर हो तो 255 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब IP वर्जन 4 को IP वर्जन 6 के थ्रू, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि IP वर्जन 4 में 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस थे जो पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए IP वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि जिसमें इससे भी ज़्यादा एड्रेसेस हैं। Question number 13. Encryption and decryption is performed by layer of OSI. तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें भी एम्बिग्विटी पाई जाती है एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के दरमियान। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इसका प्रेजेंटेशन किस तरह बनता है। हालांकि दोनों कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर में भी और एप्लीकेशन लेयर में भी हो सकती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, लेकिन जो मेन टास्क है ये प्रेजेंटेशन लेयर का है। प्रेजेंटेशन लेयर इसका लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करे, जिसमें से फॉर्मेटिंग, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन वगैरह ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। बाकी यहाँ पर मैंने डिटेल दी हुई है कि एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में ऑलरेडी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरह के HTTPS है, SMTP है, TLS वगैरह है, SSH वगैरह है, ये प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31. इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम, तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है, जिसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। एब्सोल्यूट पाथ किसे कहते हैं, इसको समझने से ही हमें पता चल जाएगा कि रूट डायरेक्टरी इसका राइट आंसर क्यों है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है कि रूट डायरेक्टरी जो कि हाईएस्ट लेवल डायरेक्टरी होती है फाइल सिस्टम हायरार्की में, और ये क्या करता है, ये नेविगेट करता है फाइल सिस्टम में। और इसमें बहुत कुछ होते हैं, जिस तरह के एब्सोल्यूट पाथ होता है, ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट और स्पेसिफिक लोकेशन किसी भी फाइल का या डायरेक्टरी का फाइल सिस्टम के में। और इसीलिए रूट डायरेक्टरी होते हैं जो होता है, यही एब्सोल्यूट पाथ इससे स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 32. सेमाफोर्स आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डैश, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन किस उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पर एक प्रोसेस या थ्रेड जो होता है वो एक्सेस किया जा सकता है शेयर्ड रिसोर्सेज के थ्रू किसी भी टाइम पे। तो इसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। इन सेमाफोर जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स में से है, जो कि हेल्प करता है कि इन्फोर्स करे म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स को। बाकी ये डिटेल आप अपने पास PDF में सेव कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्विस नॉट सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका जो राइट आंसर है दिए गए ऑप्शन में से, वो ऑप्शन नंबर सी है, कंपाइलेशन। ये जो बाकी प्रोसेसेस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही करता है। यहाँ पर मैंने इसकी डिटेल दी हुई है कि प्रोटेक्शन में क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, कंपाइलेशन में क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में क्या होता है। तो ये प्रोटेक्शन है, ये अकाउंटिंग है, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद ही परफॉर्म करता है। लेकिन कंपाइलेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद नहीं करता, बल्कि इसके लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिस तरह के कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स वगैरह होते हैं, वो इसको असर अंजाम देते हैं। तो इसका राइट आंसर कंपाइलेशन ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 34. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड, तो इसके जो दिए गए ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसको हम लाइन कोडिंग कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है कि लाइन कोडिंग इस तरह की टेक्निक है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, जो कि रिप्रेजेंट करता है बाइनरी डेटा को डिजिटल सिग्नल पे, जब हम इसको कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा इसकी और भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। मल्टीप्लेक्सिंग आपको बताता चलूँ कि ये एक इस तरह का टेक्निक है जो कि कंबाइन करता है मल्टीपल सिग्नल्स को
सिंगल ट्रांसमिशन चैनल पे, और डी मल्टीप्लेक्सिंग इसका उलट है, मतलब वो सेपरेट करता है रिसीविंग इन पे मल्टीपल सिग्नल्स में से सिंगल सिग्नल को। क्वेश्चन नंबर 35, टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट इज कॉल्ड। तो जो राइट आंसर इसका बनता है वो कुछ लोग बाउड रेट बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर बिट इंटरवल है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है कि बिट इंटरवल हम उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को कहते हैं जो सिंगल बिट ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करने में लग जाता है। अब बिट इंटरवल तो हो गया, लेकिन बिट रेट जो होता है ये हम नंबर ऑफ़ बिट्स के लिए यूज़ करते हैं जब ट्रांसमिट करते हैं पर यूनिट टाइम। तो हम कह सकते हैं कि बिट रेट या बिट इंटरवल के रेसिप्रोकल है, मतलब कि बिल्कुल उलट ही है। इसके अलावा जो बाउड रेट होता है ये नंबर ऑफ़ सिग्नल या सिंबल के लिए यूज़ होता है जो चेंज होते हैं पर सेकंड। तो ये इसमें फ़र्क है, वो ट्रांसमिट होते हैं और ये चेंज होते हैं। बाउड रेट और बिट इंटरवल में यही फ़र्क है। बिट इंटरवल और बिट रेट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है किसी एक सेंस में। क्वेश्चन नंबर 36, द लॉस ऑफ एनर्जी इन अ सिंगल ड्यूरेशन ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। तो इसके जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर एटेन्यूएशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है कि जो एटेन्यूएशन है ये ग्रेजुअल डिक्रीज़ को कहते हैं। किसी सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड या जो इंटेंसिटी होती है वो जब ट्रैवलिंग के दौरान किसी मीडियम या ट्रांसमिशन पाथ पे ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो ग्रेजुअल डिक्रीज़ आती है किसी भी वजह से, जो रेजिस्टेंट हो, इम्पीडेंस हो, एब्जॉर्प्शन वगैरह हो, जो भी वजह हो, लेकिन जो ग्रेजुअल डिक्रीज़ इसमें आती है इसकी इंटेंसिटी में, उसको हम एटेन्यूएशन कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डिस्टॉर्शन का मैंने ज़िक्र किया हुआ है कि अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल वेव फॉर्म जो होते हैं उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन मतलब कि उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, जबकि एम्प्लीकेशन ये रेफ़र होता है सिग्नल्स के जो इंक्रीज़ होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, उसके लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि एम्प्लीफिकेशन ये एटेन्यूएशन की अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 37, इन रिलेशनल डेटाबेस द टपल्स ऑफ द रिलेशंस कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। तो इसके जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एनी। और इसको हम किसी भी ऑर्डर में इसको हासिल कर सकते हैं। जिस तरह के ऑर्डर ऑफ टपल होता है रिलेशन में, ये कोई सिग्निफिकेंट मैनी नहीं रखती, तो इसलिए हम इसका एनी आंसर ही देंगे। जो प्राइमरी कंसर्न होता है रिलेशनल डेटाबेस में वो जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं विद इन टेबल टपल, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी एसोसिएशन उसकी प्राइमरी कंसर्न होती है। क्वेश्चन नंबर 38, इन केस ऑफ ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड्स आर सॉर्टेड इन डैश। तो इसके दिए गए ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो स्टैक है। स्टैक को तो आप ऑलरेडी ही जानते होंगे डेटाबेस एट्सेट्रा में, अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो। इसकी जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है कि जो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का एक टाइप है जो कि स्पेसिफाई नहीं करता ऑपरेंड्स को एक्सप्लिसिटली, और बाकी इसकी डिटेल यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है। और इसका जो राइट आंसर है वो स्टैक ही बनता है। स्टैक को आप जानते ही है, जिस तरह हम प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर जो ऑपरेशन होते हैं वो ऊपर वाले प्लेट्स पे होता है, यही स्टैक की फंडा है। Question number 39. In software engineering, which of the following is not a phase of prototyping module? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसको हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग ही इसकी कोई ख़ास फेज़ नहीं है, बाकी जो ये ऑप्शन है ये इसके फेजेस में से आता है। प्रोटोटाइप मॉडल इसकी प्राइमरी फोकस होती है कि क्रिएट करे प्रोटोटाइप्स, तो इसमें कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसकी जो फेजेस है वो यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, क्विक डिज़ाइन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट, इंजीनियर प्रोडक्ट, ये इसके फेजेस में से आती है। बाकी जो कोडिंग फेज़ है जिसमें राइटिंग इन्वॉल्व होती है कोड की, जिसमें हम कोड को राइट करते हैं, तो ये इसमें प्रोटोटाइप मॉडल में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40,
रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेड जिसको हम कहते हैं, इस मॉडल के कितने फेजेस होते हैं? तो इसमें कुछ लोग 5 फेजेस बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसका राइट आंसर 4 ही बताऊंगा। और इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है। जो 4 फेजेस है ये रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, यूज़र डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और कट ओवर की फेजेस है। इसके अलावा कुछ लोग टेस्टिंग का बताएंगे कि टेस्टिंग भी इसमें आता है या इम्प्लीमेंटेशन भी इसमें आता है, ये कुछ और भी। तो इस तरह अगर आप ऐड करते रहेंगे तो ये तो फिर बहुत बन जाएंगे। इसको राइट आंसर 4 ही कंसिडर किया जाता है। कुछ बुक्स में 5 लिखा जाता है, लेकिन 4 को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। क्योंकि जो रेड होती है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, ये इटरेटिव और फ्लेक्सिबल अप्रोच है, जिसमें से ज़्यादा तेज़ी के साथ काम किया जाता है। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा फेजेस है ये शामिल नहीं किए जाते। क्वेश्चन नंबर 41, डैश नेटवर्क एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस पब्लिक नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो बहुत आसान है, उसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। इसको हम अपनी ज़ुबान में वीपीएन कहते हैं। ये जब किसी एप्लीकेशन वगैरह पे बैन लग जाती है तब भी हम वीपीएन उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही कहा जाता है। हम इसके एग्जांपल से डेली लाइफ में ऑलरेडी आगाह हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऐड की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 42, फिज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आ नेटवर्क इज़। तो इसके जो ऑप्शंस है, इसमें से जो राइट आंसर है वो टोपोलॉजी है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल में इस पेपर का। टोपोलॉजी इसका राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है, और कुछ टोपोलॉजीज़ के नाम और उसकी डेफिनेशन को भी यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है, जिस तरह के बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है। बाकी इसका आंसर आपको पता ही है कि टोपोलॉजी है, और आप ये डिटेल इस पे रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, डैश कीवर्ड इज़ यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा। तो इसमें जो दिए गए ऑप्शंस है, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो एक्सटेंड्स वर्ड है। एक्सटेंड्स कीवर्ड इज़ यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है, जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की बनती नहीं थी। एग्जांपल यहाँ पर ऐड करना कुछ मुश्किल था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की हुई। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ दीज इज़ सपोर्टेड बाय मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म हम ओवरराइडिंग के लिए यूज़ करते हैं जावा में। बाकी यहाँ पर इसकी डिटेल ऐड की जा चुकी है। आप इसको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, IP वर्जन 6 डज नॉट यूज़ डैश टाइप ऑफ एड्रेस। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट इसकी वजाहत मैंने यहाँ पर की हुई ऑलरेडी। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को यूज़ नहीं करता। इसकी बजाय ये मल्टीकास्ट और एनीकास्ट एड्रेसेस को यूज़ करता है। मल्टीकास्ट एड्रेस जो यूज़ होते हैं और एनीकास्ट एड्रेस जो यूज़ होते हैं, इसमें से सिंपल यही है कि मल्टीकास्ट मल्टीपल डिवाइसेस को सिमल्टेनियसली सेंड किया जाता है, और एनीकास्ट एड्रेस में से ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जो होते हैं उसमें से किसी भी एक को सेंड किया जाता है, तो उसको एनीकास्ट कहा जाता है। ब्रॉडकास्ट IP वर्जन 6 में यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर मैंने आंसर कीज़ भी ऐड की हुई है, जिसको आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जिसने पेपर अटेम्प्ट की हुई है वो अपने कीज़ यहाँ पर इसके साथ मैच कर सकते हैं और अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से 45 तक यहाँ पर आंसर कीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक इसके पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सके। हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।